नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं हर्षद जानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र लेकर आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और आपके सर्कल के अंतर्गत इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा ताकि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले सभी 12वीं के बच्चे इस वीडियो का आनंद और लाभ उठा सके। शुरू करूँ विषय उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम वीडियो का प्रारंभ करेंगे। तो आइए मिलकर सब प्रार्थना करते हैं। इसी प्रार्थना के साथ हम सभी की भगवान उलझन निपटावे। लेसन नंबर 3 मुद्रा और मुद्रास्फीति चल रहा है और लगभग ये लेसन नज़दीक है ख़त्म होने के। मुद्रा से रिलेटेड और मुद्रास्फीति से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोगों ने इस लेसन के अंतर्गत अगले वीडियो में देखी है। फिर भी एक बार आप लोगों को याद करा दूं कि इस अगले वीडियो के अंतर्गत हमने कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की। हल्का सा एक रिवीजन आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हमने की थी वो वस्तु विनिमय प्रथा की थी, उसका अर्थ और उसकी मर्यादा 2 अंकों में और 3 अंकों में बोर्ड का इम्पोर्टेंट सवाल हम लोगों ने देखा था। उसके बाद एक 3 अंकों की टिप्पणी जो बोर्ड के अंतर्गत 2 साल पहले रिपीट हो चुकी थी, उसके बारे में भी हमने मुद्रा का उद्भव और विकास के संदर्भ में एक वीडियो देखा। उसके बाद हमने मुद्रा के जो अलग अलग प्रकार है उन प्रकारों को भी उदाहरण के साथ देखने का प्रयत्न किया। इसी क्रम में आगे का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति। होती क्या है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ समझे उससे पहले 1-2 अलग अलग विद्वानों की परिभाषा आप लोगों को मैं टैली करवा दूँ। डॉक्टर ए.पी. लर्नर ऐसा कहते हैं कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी अधिक प्रमाण में मांग हो, वह स्थिति मुद्रास्फीति है। मैं इस परिभाषा को थोड़ा समझाना चाहूँगा। वस्तु की पूर्ति का मतलब होता है जो जत्था बाजार में है, और मांग अर्थात खरीदने वाले लोग। हालांकि पूर्ति और मांग का अर्थ 12वीं वाले बच्चों को समझाने की अधिक ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इससे पहले के वर्षों के अंतर्गत वस्तु की मांग और पूर्ति 11वीं कक्षा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। एक बार पुनः ए.पी. लर्नर की परिभाषा को थोड़ा समझिएगा कि पूर्ति अर्थात जो दुकान में है और मांग अर्थात खरीदने वाले। अर्थात ये कहना ये चाहते कि वस्तु की पूर्ति कम हो और उसकी मांग जब अधिक प्रमाण में हो तो परिस्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसी प्रकार डॉक्टर एसी पिगू
ऐसा लिखते हैं कि वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय तेज़ी से बढ़े तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। हालांकि वास्तविक आय और मौद्रिक आय का अर्थ भी आप लोग 11वीं के अंतर्गत अर्थशास्त्र में पढ़े हो कि वास्तविक आय की परिभाषा भी आप लोगों ने देखी थी, मौद्रिक आय की परिभाषा भी आप लोगों ने देखी थी। फिर भी एक बार इसके ऐसी जानकारी दे दूँ, वास्तविक आय अर्थात किसी निश्चित प्रकार की एक ऐसी कीमत के द्वारा वस्तु का उत्पादन मापा जाए वो, और मौद्रिक आय अर्थात जो बदलती रहे। अर्थात वापस एक बार के वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय यदि तेज़ी से बढ़े तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, ऐसा डॉक्टर एस.सी. पिगू कहते हैं। ये परिभाषा के साथ सामान्य अर्थों में यदि आप लोगों को मुद्रास्फीति का अर्थ लेना हो तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति अर्थात भाव वृद्धि। कुछ लोग उसको महंगाई के नाम से भी जानते हैं, और वर्तमान जो समय है, परिस्थिति महंगाई का जो हम समस्या का सामना कर रहे हैं, इसे महंगाई की परिभाषा आप लोगों को, मुद्रास्फीति अर्थशास्त्र का शब्द है और महंगाई हमारा आम जीवन में चलने वाला शब्द है। इस प्रकार सामान्य शब्दों में कहना हो तो मुद्रास्फीति अर्थात भाव वृद्धि अथवा महंगाई, और महंगाई वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। अर्थात वो वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति होती क्या है? मुद्रास्फीति को अगर हमें पहचानना है तो हम उसको किस प्रकार से पहचान सकेंगे? तो उसके लिए अलग अलग विद्वानों की परिभाषा के आधार पर मुद्रास्फीति के कुछ लक्षण नक्की किए गए हैं। 2 अंकों का सवाल आप लोगों को यदि पूछा जाए परीक्षा में कि मुद्रास्फीति के कुल कितने लक्षण हैं, कौन कौन से, तो ये जो आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो वो 4 लक्षण आप लोगों को लिखना है। लक्षणों की थोड़ी बात जानकारी आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले भाव स्तर निरंतर वृद्धि होती है। भाव स्तर मतलब वस्तु की कीमत, अर्थात जब बाजार में कोई भी वस्तु की कीमत निरंतर सतत बढ़ती रहे तो लोग उसको मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। नंबर दूसरा लक्षण है आप लोगों का कि उसके अंतर्गत दूसरा लक्षण अगर आप लोग देखो तो वो लक्षण है अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में भाव बढ़ते हैं। अर्थात मानो कि छोटी चीज़ वस्तु से लेकर बड़ी बड़ी अलग अलग जहाज तक अगर बड़ी वस्तु तक जाते हैं तो सभी वस्तुओं के भाव बढ़ते, उसको महंगाई अथवा मुद्रास्फीति कहते हैं। नंबर 3, मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। अब ये थोड़ा समझने वाला मुद्दा है कि मुद्रा की क्रय शक्ति अर्थात क्या? मुद्रा की क्रय शक्ति अर्थात पैसों के द्वारा वस्तु को खरीदने की क्षमता। मैं थोड़ा आप लोगों को उसकी हाईलाइट करवा दूं कि पहले 20 रुपये व्यक्ति कमाता था तो भी उसका घर चलता था, अर्थात 20 रुपये की मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो अधिक थी। लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से मुद्रा की क्रय शक्ति घट गई। कैसे? कि पहले 20 रुपये से भी घर चलता था, आज 20,000 कमाने के बावजूद भी घर नहीं चलता। इसका कारण ये नहीं कि पैसा लोगों के पास बढ़ गया, लेकिन मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो महंगाई की वजह से घट गई। पहले जो 10 रुपये में किलो वस्तु मिलती थी आज वो 40 रुपये में मिलने लगी, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई। उसी क्रम में चौथा जो लक्षण है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद भाव स्तर मुद्रास्फीति, मतलब देश में पूर्ण रोजगारी हो, सभी लोगों को सतत रोजगारी मिल जाए तो सभी लोगों की मांग बढ़ेगी, अर्थात कोई व्यक्ति बेकार न हो और सभी लोग कमाते हो तो देश में सभी लोग वस्तु की मांग करेंगे और उतना उत्पादन देश में होगा नहीं, और जिसकी वजह से भी मुद्रास्फीति का प्रमाण जो होता है वो बढ़ता है। अर्थात वापस एक बार मुद्रास्फीति के लक्षणों की बात करूँ तो भाव स्तर में निरंतर वृद्धि होती है, अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में भाव बढ़ते रहते हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है और पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद भाव स्तर जो बढ़ता है उसको मुद्रास्फीति के नाम से आप जानते हो। इस प्रकार
अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में भाव स्तर निरंतर बढ़ता रहे तो उसको मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है, अथवा उसको महंगाई भी आप कह सकते हो। इस प्रकार मुद्रास्फीति का अर्थ और लक्षण आप लोग लिख सकते हो। इसी क्रम में यदि मुद्दों को आगे बढ़ाओ तो उसी मुद्दों के साथ मुद्रास्फीति को समझने के लिए कुछ एक बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई मुद्रास्फीति आखिरकार हमें पता कैसे चलेगा कि मुद्रास्फीति कौन कौन से तरीके से उपस्थित होती है और कौन कौन से तरीके से नहीं। अर्थात 2 अंकों में आपको प्रश्न भी पूछे कि मुद्रास्फीति को समझने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहला जो मुद्दा है आप लोगों के सामने, वो मुद्दा ये है कि सरकार कानून द्वारा सब्सिडी के द्वारा कभी कभी बाज़ार में वस्तुओं को के जो भाव होते हैं उसको दबा कर रखती है, तो उसे नियंत्रित मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात कभी कभी क्या होता है कि वस्तु के भाव तो ज़्यादा होते हैं लेकिन सरकार उसकी सब्सिडी देती है। अर्थात 20 रुपये की वस्तु या तो 100 रुपये की वस्तु तो सरकार 20% कमीशन खुद के खातों में से देती है, तो उसको भी तो मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे कि आप खादी का कपड़ा खरीदते हैं तो 100 रुपये के खादी के कपड़े पर सरकार 30% जितनी सब्सिडी देती है, तो ये सरकार के द्वारा नियंत्रित की गई मुद्रास्फीति मानी जाएगी। नंबर 2, यदि अर्थतंत्र में किसी वस्तु या तो सेवा के भाव कुछ समय के लिए बढ़े, अर्थात आज बढ़े और कल कम हो गए, अर्थात सुबह बढ़े और दोपहर के बाद कम हो गए, तो उसको अर्थशास्त्र मुद्रास्फीति नहीं मानता। अर्थात कम समय के लिए यदि कोई वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं तो उसको मुद्रास्फीति नहीं कहा जा सकता। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब अर्थतंत्र में कुछ साधन बेकार पड़े हो और उस समय वस्तु और सेवाओं के भाव बढ़े तो साधन वापस कार्यरत हो जाएंगे और वस्तुओं के भाव बढ़ने लगेंगे, उसे भी मुद्रास्फीति कहा जाता है। अर्थात उस मुद्दे को आपको वापस तीसरे मुद्दे को मैं आप लोगों को टैली करवा दूँ। ये जो तीसरा मुद्दा आपको ये कहता है कि मानो कि कुछ साधन 100 व्यक्ति उसमें से मानो कि 50 जन काम कर रहे हैं, 50 जन काम नहीं कर रहे, उस समय अगर मानो कि कोई वस्तुओं के भाव बढ़ जाए तो लोग उसका उत्पादन बढ़ाने की तैयारी करेंगे। उत्पादन बढ़ाने की तैयारी करेंगे, जो बेकार साधन है उसको भी काम पे लगा लेंगे और काम पे लगाएंगे तो उसकी मांग भी बढ़ेगी और इस तरह से वस्तु की कीमत बढ़ेगी, तो उसको मुद्रास्फीति आप लोग कह सकते हैं। इसी क्रम को अगर संक्षिप्त में कहना हो तो यदि अर्थतंत्र में सभी वस्तुओं के भाव निरंतर बढ़े या बढ़ते रहे तो ही उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात अगर कोई वस्तुओं के भाव सुबह बढ़ते हैं, दोपहर को कम हो जाते हैं, या एक दिन बढ़ते हैं दूसरे दिन कम हो जाते, तो उसको मुद्रास्फीति आप नहीं कह सकते। वो लंबे समय तक निरंतर वस्तु की कीमत बढ़ती रहे तो और तो ही मुद्रास्फीति कही जाती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति यह देश के अर्थतंत्र के सामने एक प्रकार की सबसे बड़ी अवरोधक परिबल, अवरोधक समस्या या तो देश के अर्थतंत्र के सामने एक नुकसानजनक परिस्थिति का भी निर्माण करती है यदि वो लंबे समय के लिए होती है तो। अब ये मुद्रास्फीति, आपके मन में भी प्रश्न उपस्थित हुआ होगा कि ये मुद्रास्फीति सर बढ़ने के पीछे के कारण कौन से है। ऐसे तो अर्थतंत्र के अंतर्गत उसके कई कारण हो सकते हैं और अलग अलग विद्वानों के द्वारा उसके अलग अलग कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र उसको केवल 3 कारणों में विभाजित करता है। 1, मांग में वृद्धि, नंबर 2, खर्च में वृद्धि और नंबर 3, अन्य कारण। पुनः एक बार, मुद्रास्फीति के मुख्य 3 कारण हैं। 1, मांग में वृद्धि, नंबर 2, खर्च में वृद्धि और नंबर 3, अन्य कारण। अब इन कारणों की यदि बात करूं तो मांग में वृद्धि होने के पीछे वापस 3 कारण हैं कि भाई मांग में वृद्धि होती तो मांग में वृद्धि भी किस लिए होती है, तो उनके वापस 3 कारण हैं। इन सारे मुद्दों की डिटेल में जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पर अभी ऐसे हाईलाइट के तौर पर आप लोगों को कि भाई मांग में वृद्धि होने के पीछे के कारण तो के 3। 1,
मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। व्हाट मीन बाय मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि? तो लोगों के पास पैसों का बढ़ना। आप लोगों को भी मालूम है कि पहले व्यक्ति 100 रुपये कमाता था, बहुत हो जाता था, आज 500 भी उसको कम पड़ते हैं और शायद उसको मुद्रा की आपूर्ति कह सकते हैं। नंबर 2, सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि, अर्थात सरकार अलग अलग प्रकार के कोई फंक्शन करती है, सरकार कोई मतलब मानो कि उत्सव मनाती है, सरकार के मंत्रियों के द्वारा मतलब विदेश प्रवास किया जाता है, ये सब सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि। भले वो करती सरकार है। और दूसरी एक मेन बात तो बताना मैं भूल गया, आंदोलन के दौरान हम जो अलग अलग प्रकार की कई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, वो नुकसान की भरपाई सरकार खुद करती है, लेकिन उसके पैसे कहीं ना कहीं हमारी जेब से ही जाते हैं, तो उसको भी मुद्रास्फीति या तो मांग में वृद्धि का कारण कह सकते हैं। और मेन और तीसरा जो कारण है, शायद इसको समझाना आप लोगों के लिए या तो आप लोगों को इसको समझना भी कोई खास कठिन नहीं होगा। बात मैं कर रहा हूँ तीसरे कारण की, जनसंख्या वृद्धि। दिन प्रतिदिन मार्केट में, बाज़ार में या तो देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से वस्तु की मांग बढ़ रही है और शायद इसीलिए बाज़ार में महंगाई जैसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। अर्थात मांग में वृद्धि होने के पीछे के प्रमुख 3 कारण: मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। आगे खर्च में वृद्धि। खर्च में सर कौन कौन से प्रकार के खर्च की गणना होती है और इसकी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ती है? तो खर्च में वृद्धि होने के पीछे के जो खर्च है उसमें अलग अलग प्रकार के कई खर्च आप लोग देख सकते हैं। 1, कच्चे माल की कीमत, नंबर 2 यंत्र, नंबर 3 बिजली, नंबर 4 पानी, नंबर 5 श्रमिकों का वेतन, नंबर 6 परिवहन। ये तो मैंने 5-6 आपको लोगों को क्रम बताए। इसके अलावा भी कई प्रकार के खर्च है, वो खर्च में वृद्धि होने से भी देश में मुद्रास्फीति का प्रमाण बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसी के अंतर्गत आगे आप बढ़ो तो अन्य कारण, तीसरा जो कारण है, मुख्य 2 कारण, एक मांग में वृद्धि और खर्च में वृद्धि, एक तीसरा कारण है अन्य कारण। मुद्रास्फीति के 3 कारणों, 2 मुख्य, अन्य एक तीसरा कारण है। वो अन्य कारणों में 3 प्रकार के कारण हैं। एक कर नीति। अब कर नीति मतलब टैक्स। जैसे आप लोगों को ये ज़्यादा मालूम है कि जीएसटी आने के बाद बाज़ार में वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ गई, अर्थात कर नीति सरकार की। नंबर 2 आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि, अर्थात भारत सरकार के द्वारा जो विदेशों से वस्तु मंगाई जाती है वो वस्तु की यदि कीमत आयात करते समय अधिक होगी, अर्थात मानो कि कोई मोबाइल है या कोई टीवी है या फ्रिज या तो रेफ्रिजरेटर या ऐसी वगैरह है, सरकार अगर अधिक कीमत चुकाकर उसको लाएगी तो उसकी कीमत भी देश के बाज़ार में अधिक ही होगी। और तीसरा मेन कारण मैं जिसको मानता हूँ, अभाव या कमी, अर्थात वस्तु की पूर्ति कम हो और उसकी मांग अधिक हो, अर्थात वस्तु है बाज़ार में 4 और ख़रीदने वाले हैं 8 और उसकी वजह से 4 लोग बिना वस्तु के रह जाते हैं और यही कमी या अभाव, महंगाई या मुद्रास्फीति बढ़ने के पीछे का कारण माना जा सकता है। इस प्रकार बाज़ार में मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ने के कई अलग अलग कारणों को जवाबदार है, जिसका हमने यहाँ पर संक्षिप्त में अभ्यास किया। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और आप लोगों के ग्रुप में इनको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। उससे पहले पुनः एक बार जो मुद्दे आप लोगों को पढ़ाए उसके एक हल्की सी मुद्दे यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो तो आप लोगों को काम आएंगे। मैं एक बार वापस इस पेज को घुमा लेता हूँ। सबसे पहला मुद्दा हमने पढ़ा मुद्रास्फीति का अर्थ, उसकी 2 परिभाषा है, दोनों परिभाषा आप लोग अपनी बुक में नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के द्वारा। नंबर 2 आगे का मुद्रास्फीति के लक्षण, 4 लक्षणों को आप अपनी नोटबुक अगर तैयार करते हो तो उसके अंतर्गत नोट कर लीजिएगा। नंबर आगे का नेक्स्ट, मुद्रास्फीति को समझने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना। ये पुनः एक बार वीडियो दिखाने का मेरा कारण यही है कि आप लोगों के पास यदि कॉपी किताब नहीं हो तो कोई भी नोटबुक में आप लोग इस मुद्दों को स्क्रीनशॉट के द्वारा इसको लेकर आप अपने अर्थशास्त्र के मटेरियल्स को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा मुद्रास्फीति के 3 कारण,
वो तीनों कारणों के अंतर्गत मांग में वृद्धि के 3 कारण, अन्य कारणों में खर्च में वृद्धि के कारण और अन्य कारणों के अंतर्गत कर नीति, आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि और अभाव जैसी बातों को हमने यहाँ पर देखा। इस प्रकार यहाँ पर जो मुद्रास्फीति का अर्थ और उसकी लक्षण और उसके कारण का जो मुद्दा है वो समाप्त हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।